हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytrustforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लासेस के बारे में। हम देखेंगे कि अगर डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो किस तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर अगर किसी क्लास में है और हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन अगर डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है और बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है तो आप जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए भी वैल्यू वो ले और वो वैल्यूज को पास करे। यानी डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर जो होता है वो अपने लिए और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए दोनों के लिए वैल्यू लेता है और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उसको वैल्यू पास करता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ए नाम से, और इसी तरीके से दूसरा क्लास है क्लास बी और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया बी के नाम से, और इस तरीके से यहाँ पर इनहेरिटेंस का हमने यूज़ किया हुआ है पब्लिक ए। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी क्लास का तो बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक होगा। तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये अपने लिए भी वैल्यू ले अगर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और साथ में जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके लिए भी वैल्यू ले और उसको पास करे। तो यही हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको हम यूज़ कर पाते हैं, चाहे वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो चाहे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो। एक सिंटेक्स देखते हैं इसके बारे में हम। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद होगा आर्गुमेंट की लिस्ट। मान लीजिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो arg1, arg2, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं argn। ये फर्स्ट पार्ट होगा जहाँ पर आप देखेंगे कि आर्गुमेंट का डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है, मतलब ये उसका हेडर है जहाँ हम कंस्ट्रक्टर जब लिखते हैं तो उसका नाम और आर्गुमेंट की लिस्ट होती है, जैसा कि पहले भी यूज़ कर चुके हैं। लेकिन अगर ये डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर इसके पास होगा सेकेंड पार्ट जो कि इस तरीके से कोलन सिंबल के द्वारा सेपरेटेड होगा, और यहाँ पर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है या फिर उन फंक्शन कॉल की लिस्ट होती है। जैसे बेस 1 arg1 कॉमा बेस 2 arg2, और इसके पास मान लीजिए कि कोई जो आर्गुमेंट n है ये अपने लिए यूज़ कर रहा है। मान लीजिए इसके पास कोई वेरिएबल है d, तो d इज इक्वल argn। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे जब डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट इसके हो जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट का डिक्लेरेशन है जो इस तरीके से यहाँ पर किया गया है, जो कि पहले भी हम करते थे। और सेकेंड पार्ट होता है यहाँ पर ये कोलन सिंबल के साथ ये सेपरेटेड होता है। यहाँ पर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के जो फंक्शन कॉल, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कॉल किए जाते हैं, उनकी लिस्ट होती है। मान लीजिए कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है जहाँ पर एक से अधिक बेस क्लासेस होते हैं, तो कोलन सिंबल के पास इस तरीके से वो कॉल होंगे यहाँ पर फंक्शन कॉल, और यहाँ पर उनको आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे। तो जो डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, मान लीजिए कि उसको दो पैरामीटर की ज़रूरत है या दो आर्गुमेंट की ज़रूरत है, और बेस क्लास को भी दो आर्गुमेंट की ज़रूरत है। तो डिराइव्ड क्लास कुल 4 आर्गुमेंट यहाँ पर डिक्लेरेशन में लिखा जाएगा, जिसमें से 2 आर्गुमेंट वो बेस क्लास को पास करेगा और 2 आर्गुमेंट अपने लिए यूज़ करेगा। जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 1, 2 और 3 आर्गुमेंट अगर लिया गया है तो यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट देखिए एक बेस को, दूसरे बेस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे पास किया गया है, और तीसरा अपने लिए यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में ये यूज़ होगा। और अगर ये एक चैन के फॉर्मेट में है, मतलब अगर ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो ये किस तरीके से यूज़ होगा उसको हम देख लेते हैं। एक डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर
जस्ट अपने इमीडिएट पेरेंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकता है। यहाँ पर अगर ये इस तरीके से चेन है A, B और C, इस तरीके से क्लासेस का यूज़ किया गया है यहाँ पर, यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ किया गया है। और तीनों में ही मान लीजिए कंस्ट्रक्टर है A, B और यहाँ पर C। तो जब हम C का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर C का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये B क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे और उसको वैल्यू पास करे। उसके बाद B की जिम्मेदारी होगी कि ये A क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे और उसको वैल्यू पास करे। तो जो इनका एग्जीक्यूशन होगा वो किस सीक्वेंस में होगा वो देखते हैं। C सबसे पहले कॉल होगा, लेकिन C उसी समय B को कॉल करेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है कि पहले ये B को इनिशियलाइज किया, B कंस्ट्रक्टर जो है उसको वैल्यू पास करे अगर वो पैरामीटराइज्ड है। इसी तरीके से अगर उसको कोई पैरामीटर की ज़रूरत है तो, और अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो B को कॉल करेगा, भले ही वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। इसी तरीके से B की जिम्मेदारी होगी कि वो A क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो जो एग्जीक्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले A क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद B क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद C क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो A, B और C इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर अगर डिराइव्ड क्लास में है इस तरीके से चैन में, यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, तो वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं जिस सीक्वेंस से वो इनहेरिटेंस में यूज़ किए गए हैं। यानी फर्स्ट अगर A है, B है और C है तो पहले A का कंस्ट्रक्टर, फिर B का, फिर C का। और जैसा कि मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हमने अभी देखा था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से दो क्लास हैं A और B, और यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ किया गया है, और A के पास अपना कंस्ट्रक्टर है एक, B के पास भी और C के पास भी, तो जब हम C क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, A या फिर B, ये डिपेंड करता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर C का लिख रहे होंगे तो उसके हेडर में जिस सीक्वेंस में हमने डिक्लेरेशन किया होगा उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब जैसे कि हमने लिखा क्लास C, उसके बाद पब्लिक B, कॉमा पब्लिक A। यहाँ पर आप देखेंगे इनहेरिटेंस में कि इनहेरिटेंस का यूज़ जब हमने किया यहाँ पर, तो पहले B क्लास को लिखा है हेडर में, फिर A क्लास को। तो जब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यानी C क्लास का, तो वहाँ पर जिस भी सीक्वेंस में हम फंक्शन कॉल को लिखें, लेकिन जिस सीक्वेंस में ये डिक्लेरेशन में है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। मतलब अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ C, यहाँ पर आर्गुमेंट हो सकते हैं arg1, arg2 और भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद कोलन सिंबल के बाद अब यहाँ पर हम जो भी कंस्ट्रक्टर है, जो फंक्शन कॉल है, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर arg1, कॉमा B arg2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने फंक्शन कॉल की लिस्ट लिखी है वहाँ पे सबसे पहले A लिखा हुआ है, फिर B लिखा है, मतलब फंक्शन कॉल A है फिर B है। लेकिन इसकी सीक्वेंस से यहाँ पर इसके सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले A फंक्शन कॉल में लिखा है कि B लिखा है। हेडर में जिस तरीके से वो डिक्लेयर हुए हैं उसी तरीके से वो इनिशियलाइज होंगे, मतलब उसी तरीके से वो कॉल होंगे। तो ऐसा लिखने के बाद भी सबसे पहले B क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद A क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने हेडर में जब उसको डिक्लेयर किया है तो पहले B किया है फिर A। तो उसी सीक्वेंस में वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे जिस सीक्वेंस में वो डिक्लेयर किए गए हैं हेडर पे यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। हम इस प्रोग्राम को या फिर कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लासेस टॉपिक को समझने के लिए
एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर हम इसी फॉर्मेट में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे और डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हेडर फाइल से हैज़ इंक्लूड iostream.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conew.h। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और बेस क्लास के भी कंस्ट्रक्टर होंगे। तो किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, जैसा हमने सिंटैक्स देखा, इस प्रोग्राम में हमारे पास दो क्लासेस होंगी, एक होगा A, एक होगा B। जो कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो एक थर्ड क्लास होगा C, जहाँ पर A और B को हम इनहेरिट करेंगे। मतलब A और B दो बेस क्लासेस होंगे और एक डिराइव्ड क्लास होगा C। तो इसके लिए बनाते हैं क्लास A। यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं इंट A। अब पब्लिक पार्ट में यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं A इंट x इज इक्वल x। स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे मैसेज cout A क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और इस तरीके से ये क्लोज। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हमने वेरिएबल बनाया और एक हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर हमने एक आर्गुमेंट लिया एज इक्वल एक्स, और जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा ए क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो प्रोग्राम कंटिन्यू है, अभी ए क्लास ही हम बना रहे हैं। ए क्लास के अंदर हमें फंक्शन और बनाएंगे। वाइड डिस्प्ले ए, इसका काम होगा स्क्रीन पर ए की वैल्यू डिस्प्ले करना, जो मतलब इसके पास जो भी वेरिएबल है cout वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गया ये क्लास। तो इस तरीके से हमने एक क्लास में एक वेरिएबल बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक नॉर्मल मेथड बनाया। कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है और जो मेथड है वो उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। सेम इसी तरीके से हम एक क्लास और बनाएंगे बी। क्लास बनाते हैं बी, क्लास बी इंट वेरिएबल बना लेते हैं एक बी। पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सबसे पहले बी इंट वाई, बी इज इक्वल वाई, और यहाँ पर एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे cout बी क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। एक मेथड बनाते हैं वाइड डिस्प बी, जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा इस बी की वैल्यू cout वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर ये मेथड क्लोज हो गया और सबसे लास्ट में ये क्लास क्लोज।
तो बहुत ही सिंपल सा मैंने क्लास बनाया, जैसा ए बनाया था। यहाँ पर एक वेरिएबल है कंस्ट्रक्टर जो कि वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक मेथड है जो कि वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। अब हम थर्ड क्लास बनाएंगे सी, यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। थर्ड क्लास बनाते हैं, क्लास सी। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज यहाँ पे करते हैं हम। पब्लिक बी, पब्लिक ए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बी का यूज किया है हेडर में, आप देखिए इनहेरिटेंस में, फिर ए का यूज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं हम इंट एम, और यहाँ भी पब्लिक में हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर सी। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, जब हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इनिशियलाइज करे, मतलब उसको भी वैल्यू पास करे। तो उसके लिए यहाँ पर जब हम आर्गूमेंट लिखेंगे तो ये अपने लिए जितने आर्गूमेंट की जरूरत होगी, साथ में बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए जितने आर्गूमेंट होगी, कुल उतने आर्गूमेंट लेगा। तो हमारे पास बेस क्लास 2 है जिनको 2 आर्गूमेंट की जरूरत है, और यहाँ भी हमको 1 आर्गूमेंट की जरूरत है। तो कुल मिला के इस कंस्ट्रक्टर में 3 आर्गूमेंट हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड। तो ये पहला पार्ट हुआ, आप देखेंगे। इस पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 आर्गुमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं हेडर पे। अब इसका होगा सेकेंड पार्ट कोलन के बाद, जो कि कोलन सिंबल से सेपरेट होगा, जहाँ पर उन फंक्शन को या फिर उन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। उन कंस्ट्रक्टर की यहाँ पर लिस्ट होगी, ये कोलन सिंबल। अब कंस्ट्रक्टर इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास है ए और बी। तो ए उसको हम यहाँ पे पास करते हैं एक्स, कॉमा बी उसको हम यहाँ पे पास करते हैं वाई। उसके बाद अब इस कंस्ट्रक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसके लिए अपने लिए इसके यूज करेगा ये जेड। तो m इज इक्वल जेड। अब यहाँ पर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं सी आउट से, सी क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। और यहाँ पर ये क्लोज। और एक नॉर्मल सा मेथड बना लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बनाए हैं। एक नॉर्मल सा मेथड बना लेते हैं जो कि इसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, वाइड डिस्प एम। मैसेज लिख लेते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ एम, एम। और इस तरीके से ये क्लोज हो गया, और सबसे लास्ट में क्लोज हो गया ये क्लास। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्टर है डिराइव्ड क्लास में, उसका हमने इस तरीके से यूज़ किया है कि ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहा है, मतलब उसके लिए भी आर्गुमेंट पास कर रहा है। यहाँ पर ये हेडर है इसका, जो कि 2 पार्ट में है। पहले आर्गुमेंट की लिस्ट है, फिर कोलन के बाद उस फंक्शन उन फंक्शन का कॉल है जिनको हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ए को 1 आर्गुमेंट और बी को 1 आर्गुमेंट यहाँ से पास किया है। अब ये पूरा हमारा जो क्लास था इनहेरिटेंस के साथ और जो भी इसमें कोडिंग करनी थी उसके साथ तैयार हो गया है। अब इसको हम मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन बना लेते हैं हम इंट मेन। सबसे पहले डिराइव्ड क्लास सी है, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वहाँ पे 3 इंटीजर आर्गुमेंट की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे 3 इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, 10, 20 और 30। इसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं हम obj, हमने फंक्शन वहाँ पे बनाए हुए हैं
डिस्प ए इसी तरीके से बनाया है, डिस्प बी और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प एम, सबसे लास्ट में गेट सी एच और रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, रिटर्न 0 और यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा, जहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से डिराइव्ड क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर हो और बेस क्लास में भी हो तो किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए या बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास करने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट देखते हैं इसका हम, आउटपुट यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमने वहाँ पर जब कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को, तो कंस्ट्रक्टर को फंक्शन कॉल में हमने पहले ए यूज़ किया है, फिर कॉमा बी यूज़ किया है लिस्ट में, जब हम सी कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तब। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्टर का रन होने का या फिर एग्जीक्यूट होने का सीक्वेंस है वो बिल्कुल उस सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में उसको यूज़ किया गया है। मतलब जब हम डिराइव कर रहे थे, जब हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे थे, तो उसके पार्ट में जहाँ पर हमने उसे इनहेरिटेंस यूज़ किया है, जिस सीक्वेंस में यूज़ किया है उस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे। हमने जब इनहेरिटेंस यूज़ किया है तो पहले बी वहाँ पर लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, तो पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आखिरी में सी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो बी में जो भी हमने मैसेज लिखा हुआ मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा कि क्लास बी क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज, फिर ए क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज, उसके बाद लास्ट में होगा सी क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज, क्योंकि वो उसी सीक्वेंस में इनिशियलाइज होंगे या फिर एग्जीक्यूट होंगे जिस सीक्वेंस में उसको हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया है, जिस सीक्वेंस में उसको हमने इनहेरिटेंस में यूज़ किया है। आज के टॉपिक हमने देखा कि किस तरीके से डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए। आगे हम और भी ट्यूटोरियल देखेंगे C++ के लिए। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easyturfforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।